Assalamualaikum. My name is Safa Mushtaq and we are studying class 9 General Science of the class 9, and our chapter number is 5, that is disease causes and the preventions. हम chapter number 5 पढ़ रहे हैं जो कि है बीमारियां, उसकी वजूहात और उससे तहफ़्फ़ुज़। हम पीछे चैप्टर तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं, हम उसके सारे टॉपिक्स पढ़ गए। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ अ मेंटल डिजीज़ेस, और इसके बाद हमने पढ़ना है अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स एंड द ड्रग्स का जो हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं हम उनके बारे में यहाँ पे देखेंगे, यानी कि वो भी आ जाता है इसी के अंदर के मेडिकेशन जो है हमारे अंदर और कौन कौन से चेंजिंग्स लेके आती है या किस किस तरह की मेडिसिन हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम मेंटल डिजीज़ के बारे में देख लेते हैं, दिमागी बीमारियों। दिमागी बीमारियाँ जो हैं इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक है साइकोसिस और द सेकेंड वन इज द न्यूरोसिस। ये दो ग्रुप हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियां आ जाती हैं इस एक हर ग्रुप के अंदर। तो हम बारी बारी इसको देखते हैं। सबसे पहले हम साइकोसिस में देखते हैं। तो साइकोसिस में हम दो बीमारियां पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे डिलीरियम और एक पढ़ेंगे डिप्रेशन। ठीक है, एक हमने पढ़ना है डिलीरियम के बारे में और एक हम पढ़ेंगे डिप्रेशन के बारे में। तो हम इसको देख लेते हैं बारी बारी। सबसे पहले हम देखते हैं डिलीरियम के बारे में। डिलीरियम जो है ये बीमारी ये तब जाहिर होती है, दिमागी बीमारी, जब हम एडिक्ट हो जाते हैं कुछ डिजीज़ के, यानी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बड़े लंबे अरसे तक उस पर्सन के साथ हैं, जो मेडिसिन के बगैर उसको जो है वो उसको आराम नहीं आएगा, वो खानी पड़ेंगी, उसको लेना पड़ेगा। तो ऐसी बीमारियां लंबे अरसे तक रहें तो वो भी इंसान के अंदर दिमागी बीमारी की भी वजह बनती है डिलीरियम की। इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाती है और इस डिफिशिएंसी के साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स है बॉडी के अंदर वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और उसकी वजह से भी बहुत मसले पैदा होते हैं। सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलता है कि ये इनकोहेरेंट स्पीच, बात ठीक तरीके से नहीं हो पाती, स्पीच में फ़र्क आ जाता है। उसके अलावा जो है आंखों की मूवमेंट बड़ी रैपिड हो जाती है, रैपिडली मूव करती हैं आइज़, और इसके साथ साथ जो है वो डबल विजन दो नज़र आते हैं। इंसोम्निया, नींद नहीं आती रात को। इंसोम्निया के साथ एंजाइटी रहती है उसे, यानी खिंचाव रहता है, परेशानी जैसे हो लेकिन वजह भी समझ में नहीं आती, ऐसी सिचुएशन रहती है। इसके अलावा जो है नज़र में फ़र्क पड़ता है, साइटेडनेस, और एक और चीज़ फियर, डर रहता है उसको लोगों से, बात करने से, जगहों से। तो इस तरह से जो है ये डिलीरियम है। और इसका क्योर क्या है कि इसके अंदर जो है वो पेशेंट से बात की जाए, काउंसलिंग की जाए, उसको इत्मीनान में लाया जाए कि वो जो है आपके ऊपर भी यकीन करे और दूसरे लोगों के ऊपर भी उसको यकीन करना सिखाना होगा। ये इसके जो है वो क्योर है। इसके बाद हम नेक्स्ट डिजीज़ देखते हैं अबाउट द साइकोसिस, दैट इज़ द डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है ये ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पर्सन हमेशा टेंशन में रहता है, उसके अंदर स्पिरिट बहुत कम हो जाती है, डल हो जाता है, सुस्त हो जाता है। ज़्यादातर जो पर्सन होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग, ख़ास तौर पर सुबह के वक्त, वो अपने आप को ज़्यादा डिप्रेस फील करता है, ज़्यादा टेंशन में फील करता है। और पेशेंट जो है उसकी सोचने की सलाहियत, उसकी फ़ैसला करने की सलाहियत वो ख़त्म हो जाती है तकरीबन, और वो अपने आप को सेल्फ ब्लेम करता है, यानी सेल्फ ब्लेम करता है वो। और इसके अलावा जो है वो
इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, यानी हर चीज़ का इल्ज़ाम खुद को ही देना, खुद को दूसरों से कमतर समझना, ये सारे सिम्टम्स जो है उसके अंदर जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अलामतें क्या हैं कि बाहर ये तो उसकी अपनी फीलिंग्स हैं, पता कैसे चलता है कि इस शख्स को जो है वो डिप्रेशन है। सबसे पहले ये तो उसकी नींद गायब हो जाती है, लॉस ऑफ स्लीप यानी इंसोम्निया हो जाता है। इसके अलावा भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट, और इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से उसका वेट बहुत तेज़ी से गिर जाता है। जब उसने खाना पीना कुछ नहीं है, ना नींद ठीक लेनी है, ना खाना है, तो उसका वेट क्या होता है, उसके ऊपर उसका असर होता है, उसका वेट बहुत जल्दी गिर जाता है। इसके साथ जो है उसके सर में और उसके बैक में पेन रहती है, हेडेक रहता है उसको, और इसके अलावा पेन, बैक पेन, सॉरी। तो हेडेक रहता है उसको, उसके साथ उसकी जो है वो बैक में पेन रहती है, और उसको ये कहा जाता है, मतलब उसके लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि वो अपने जितने भी बिजनेस, कारोबारी और जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी जो जिसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो फ़िलहाल उसको क्विट कर दे, छोड़ दे, और फिर बिल्कुल फ्री हो जाए, और इसके साथ काउंसलिंग करें, और ताकि उसको अच्छा फील हो। इसके साथ ये थे हमारे दो, डिलीरियम और डिप्रेशन हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना डिस्कस करते हैं जो कि है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस में आगे हम इस कैटेगरी में भी दो डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, एक है हिस्टीरिया और एक है फोबिया। हिस्टीरिया एंड द फोबिया, ये दो बीमारियां आती हैं। अब सबसे पहले हम बारी बारी दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। हिस्टीरिया के बारे में देखते हैं। ये हिस्टीरिया जो है ना, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की सिम्टम्स बॉडी के अंदर चेंजिंग्स ले आता है। जैसे उसके अंदर जो है वो बाज़-औक़ात ब्लाइंडनेस, डेफनेस यानी अंधा, और इसके अलावा हेयरिंग लॉस, वो डेफनेस में ही आ जाता है, और इसके साथ साथ जो है वो हेडेक यानी अंधापन, बहरापन या सर में दर्द, और यहाँ पे मुख्तलिफ और जगहों पे ये कॉज करता है। इसके साथ जो है वो उसको कानों में जो है वो जैसे घंटियाँ बजती हैं, रिंगिंग इन ईयर्स, ये सिम्टम्स हैं इसके। इसके साथ जो है उसको बातचीत करने में मसला होता है, स्टैमर करता है, वो स्टैमरिंग हो जाती है, हकलाहट, और स्टैमरिंग के साथ साथ बाज़-औक़ात पैरालिसिस भी हो जाता है। ठीक है, तो ये हिस्टीरिया के सिम्टम्स हैं। और इसके अलावा पेशेंट जो है वो कुछ भी खाने पीने से इनकार कर देता है, वो नहीं खाता पीता। अब इसका क्योर क्या हो सकता है? इसका क्योर ये होता है कि इस पेशेंट के साथ लंबे अरसे तक काउंसलिंग, सबसे बड़ा जो है वो यही है कि इसके साथ काउंसलिंग की जाए, और वो काउंसलिंग जो है वो उसे थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि लंबे अरसे तक वक्फे के बाद उसे बातचीत करते रहें, और उसको इस काबिल बनाए ताकि वो अपने मसले खुल के बयान कर सके, बता सके कि उसको क्या प्रॉब्लम है, इत्मीनान कर सके लोगों के ऊपर। इसके साथ नंबर सेकंड जो है वो हमने डिस्कस करना है, दैट इज़ अ फोबिया। फोबिया के अंदर जो है ना, इस पेशेंट को डर लगता है किसी ख़ास जगह से, प्लेस, ख़ास पर्सन से, या फिर थिंग से भी। जैसे कुछ लोग होते हैं बस से डरते हैं, तंग, इसके अलावा पानी से डरते हैं, ऊंचाई से डरते हैं, खुली जगह से डरते हैं, तो वो सारी इस कैटेगरी में आ जाता है। तो ऐसे इंसान फिर अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, उस स्पेसिफिक जगह पे नहीं जाते, उस स्पेसिफिक पर्सन से नहीं मिलते, और या फिर स्पेसिफिक चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते। और इसका एक ही इलाज है, यही कि डॉक्टर से फटाफट से कंसल्ट करवाएं ताकि वो आपको इसका कोई जो है वो इलाज बता सके। इसके बाद लास्ट है हमारी डिसऑर्डर, दैट इज़ अ नर्वस ब्रेकडाउन। नर्वस ब्रेकडाउन हो जाना, इनमें होशो हवास खो बैठना। पेशेंट जो नर्वस ब्रेकडाउन के इन्फ्लुएंस में आते हैं, ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो डिप्रेशन के अंदर होते हैं, यानी कि जिनको लंबे अरसे तक कोई डिप्रेशन था और उसका इलाज वो नहीं करवा सके, या फिर
वो उस पर काबू नहीं पा सके अपने डिप्रेशन पे, तो उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। इसके अलावा और भी इसके कॉजेज़ हैं। वो कॉजेज़ क्या हैं कि जब इंसान एक नई पैटर्न लाइफ के एक न्यू पैटर्न में एंटर होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है उसके साथ, या फिर सडन उसकी फैमिली छोड़ गई है और उसको अकेलेपन का शिकार है, लॉनलीनेस। इसके अलावा जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसके साथ सेपरेशन है, इवन डाइवोर्स, सडन ये भी अटैक। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, या फिर फैमिली में किसी बहुत अपने की डेथ हो गई है, तो ये वाली जो सारी चीज़ें होती हैं ये उसका नर्वस ब्रेक कर देती है पर्सन का, उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो जाती है। और ज़्यादातर कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती हैं जो कि आफ्टर बेबी बर्थ भी नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती है। तो एक केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर हम किसको कहते हैं? ब्रेन अपना पैगाम रिसेप्टर को, और रिसेप्टर वापस जो ब्रेन को पैगाम भेजता है वो एक कुछ केमिकल्स के जरिए भेजता है, उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इम्पल्सिस, नर्व इम्पल्सिस, यानी दिमाग जो पैगाम भेजता है मुख्तलिफ किस्म के हमारे ऑर्गन्स को कि क्या करना है, या ऑर्गन्स वापस पैगाम भेजती हैं ब्रेन के पास पूछने के लिए, तो वो इनके ज़रिए भेजती हैं। तो एक ख़ास किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि डिक्लाइन कर जाता है, उसकी वजह से भी नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। सिम्टम्स क्या है कि नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है? पेशेंट जो है वो हमेशा नाखुश रहता है। सिम्टम्स इधर डिस्कस कर लेते हैं इसके हम। पेशेंट जो है वो अनहैप्पी होता है हमेशा, और इसके अलावा अपने इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं, अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको अवॉइड करना शुरू कर देता है। वो जो है किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता, नो इंटरेस्ट। स्पेशली वो अपने प्रेजेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होती, उसको अपना सारा इंटरेस्ट पास्ट में रहता है, यानी कि जो वाक़या उसके साथ हो चुका है या जिस चीज़ की वजह से वो उसी में रहता है, वो अपने आने वाले कल के बारे में नहीं सोच पाता। प्रेजेंट में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होती। वो अपने फ्यूचर के बारे में नेगेटिव हो जाता है, यानी जो कुछ उसके पास साथ पास्ट में हुआ है वो सोचता है कि आने वाले कल में भी उसके साथ यही होने वाला है, वो कुछ अच्छा नहीं सोच पाता। उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो ख़त्म हो जाती है, फैसला लेने की सकत वो नहीं ले पाता, और इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है। और अगर ये सिम्टम्स काफ़ी अर्से तक रहें तो उस पेशेंट को सुसाइडल अटैक भी आ सकते हैं, यानी वो खुदकुशी करने की कोशिश भी करता है अगर वो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेजार हो जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अपना, दैट इज़ अ ड्रग और उसके इफ़ेक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स। हम ड्रग्स और उनके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ड्रग्स हम किनको कहते हैं? मेनली ये एनी टाइप ऑफ दी मेडिसन होती है, किसी भी किस्म की ऐसी मेडिसन जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिज़ीज़ से बचने के लिए, बाजू का दर्द से निजात हासिल करने के लिए, या फिर इसके अलावा काफ़ी दफ़ा ये ज़िंदगी बचाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। और ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी के अंदर जाके नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को अल्टर कर दे, तब्दील कर दे, अगर ख़राब हुआ है तो उसको ठीक कर दें, या ठीक है तो उसको ख़राब कर दें, हम उस हर चीज़ को ड्रग का नाम देते हैं। तो यानी इसका मतलब हुआ कि ये इन शॉर्ट इनको मेडिसिन्स कहा जा सकता है। उसके बाद हम बारी बारी कुछ मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, ड्रग्स के बारे में। सॉरी, सबसे पहले हम वैक्सीन देखते हैं। वैक्सीन के बारे में वैसे हम इस चैप्टर में काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा इस टॉपिक में भी, कि कुछ ड्रग्स, हम ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं इंक्रीज़ द इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो वैक्सीन के अंदर, वैक्सीन जो क्या करती है, बॉडी के अंदर जाके एंटीबॉडीज़ पैदा कर देती है, और वो फिर एंटीबॉडीज़ जो है हमें पूरी ज़िंदगी उन स्पेसिफिक डिजीज़ से निपटने में मदद देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मीज़ल्स है, खसरा, तो इसकी एंटीबायोटिक जो है वो बचपन में 1 साल से कम उम्र में ही बच्चे को दी जाती है। और उससे क्या होता है कि जब बच्चे को इंजेक्ट किए जाते हैं हम मीज़ल्स के जरासीमों से, लेकिन वो जरासीम ज़िंदा नहीं होते, या तो वो मरे हुए होते हैं या अध मरे होते हैं, यानी बेहोश।
तो उनसे जब हम उसको इंजेक्ट करवाते हैं बच्चे के अंदर, तो क्या होता है कि उसके अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं, जीत जाते हैं और इन फ्यूचर के लिए एंटीबॉडी बना देते हैं। वो एंटीबॉडी फिर हमेशा के लिए जिस्म में रहती है कि ये एक दफ़ा आए थे लेकिन तब कमज़ोर थे, लेकिन एक दफ़ा आए थे ये पहले भी और हमने इसको ऐसे मारा था, यानी ये वाली एंटीबॉडी। तो फिर वो एंटीबॉडी फ़ौरन उसके ऊपर अटैक करेगी अगर कभी एक्टिव या जो है वो लाइव जरासीम अंदर एंटर होता है मीज़ल का उस बच्चे के अंदर, तो फिर वो एंटीबॉडी जो पहले से बॉडी के अंदर मौजूद है वो उसको किल कर देगी उस वायरस के ख़िलाफ़। अच्छा, ये लेकिन ये वो वाली ड्रग्स हैं जिनको जो कि ना डेंजरस भी हो सकती हैं, हार्मफुल भी हो सकती हैं यूज़र के लिए, यानी डेंजरस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ अ हार्मफुल, ये हो सकती हैं। तो इसलिए इसको रखना या इसकी तिजारत करना, ट्रेड करना विदाउट परमिशन जो है वो अनलॉफुल है, यानी कि गैर कानूनी है और उसकी सज़ा दी जाती है। तो क्या नाम है, पीपल हैव टू यूज़ ड्रग्स टू ट्रीट द डिजीज़ एंड टू रिलीव द पेन। तो पीपल जो है उनको ड्रग्स को इस्तेमाल करना पड़ता है अपनी डिजीज़ के इलाज के लिए या फिर पेन से निजात के लिए, वो वैक्सीन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज़ द मेडिसिन। मेडिसिन हम उस चीज़ को कहते हैं जो हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हमें डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करे, लिख के दे हमारी डायग्नोस के बाद बीमारी की, तो उसको हम जो है वो मेडिसिन का नाम देते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट आ जाती है कैटेगरी हमारे पास दैट इज़ द पेन किलर। तो पेन किलर्स जो हैं ये दर्द से निजात के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इसको भी हम डॉक्टर की हिदायत से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाती हैं जिनको आप जो है वो मतलब इस्तेमाल करना वो ज़्यादा डेंजरस नहीं है, तो वो आपको इजीली किसी भी फार्मेसी से आप जिक्र करेंगे उसका तो वो आपको मिल जाएगी। और जैसे उसमें एस्प्रिन आ जाती है, पैरासीटामोल आ जाती हैं, ये वाली डिजीज़ मेडिसिन्स। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अ नारकोटिक्स। नारकोटिक्स जो हैं ये वो वाले ड्रग्स हैं जो कि हमें दर्द से निजात दिलाते हैं, सुला देते हैं, स्लीप को प्रमोट करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें एडिक्ट बना देते हैं अपना, यानी ये रिलीफ करते हैं, पेन को निजात देते हैं हमारे अंदर से, प्रमोट करते हैं स्लीप को, सुला देते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या बना देते हैं, हमें अपना एडिक्ट बना देते हैं। ये हम लेते हैं अक्सर ऐसी बीमारियां जो बहुत दर्द जिसकी वजह से होता है, जैसे कैंसर है तो पेशेंट से नहीं बर्दाश्त होता तो हम उसको नारकोटिक्स जो है वो दे देते हैं। ऑपरेशन या कोई सर्जरी उसके बाद जो दर्द है वो बर्दाश्त नहीं होती तो उसको नारकोटिक्स दी जाती है उस टाइम पीरियड में। तो लेकिन अगर इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उसकी जो पेशेंट है वो क्या हो जाता है, इसका एडिक्ट हो जाता है और उसका आदी बन जाता है। ये भी गैर कानूनी है कि ऐसे ड्रग्स की सेल करना, तजारत करना, ट्रेड करना उनको जो कि एडिक्शन को कॉज करे, क्योंकि वो ख़तरा बन सकता है इंसान के लिए और फिर वो उसको छोड़ने के काबिल नहीं रहता। तो इसलिए इससे भी एक प्रॉपर हद में सिर्फ इसको इस्तेमाल किया जाता है, वो भी तब जब आपको डॉक्टर बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत हो और वो उसको प्रिस्क्राइब करे, वरना इसको नहीं करते। अच्छा, अब इसके इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं हम। इसमें वैसे आ जाते हैं जैसे ओफीम है, मॉर्फिन है, ये सारी कैटेगरीज। तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि वो निगलेक्ट कर देता है अपनी सोशल ड्यूटीज़ को। सोशल ड्यूटीज़ मतलब अपनी फैमिली को, अपनी जो उसके इर्द गिर्द है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी ऑनर को, अपनी डिग्निटी को वो बिल्कुल पीछे छोड़ देता है। और यहाँ तक कि चोरी या फिर किसी का कत्ल करना भी इस एडिक्शन को पूरा करने के लिए उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। कौन कौन से ड्रग्स हैं जो हमें अपने एडिक्ट बनाते हैं? एक कैटेगरी आती है सेडेटिव्स की और एक कैटेगरी आती है हैलुसिनोजेंस की। सेडेटिव्स ये वो वाले हैं जो कि स्लीप को प्रमोट करवा देते हैं, यानी अनूदगी में ले जाते हैं उस इंसान को और वो इंसान इसको करके जो है वो ज़्यादा सोने को प्रेफर देता है। उसके बाद हैलुसिनोजेंस हैं, ये वो वाली कैटेगरी है जिसके जो कि इंसान के अंदर से उसकी काफ़ी हद तक ब्रेन के फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देता है और वो इंसान उस टाइम पे ना किसी की आवाज़ पहचान पाता है,
ना उस जगह को, ना उस आवाज़ को, ना कलर को, ना या उसके सामने कौन है, वो किसको देख रहा है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता, ना ही वो किसी चीज़ को पहचानता है। ये इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेन के फंक्शंस को जो है वो चेंज कर देती। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।